Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good health or spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. So starting with our CNS Physiology chapter 3 from Rana Hasib, that is synapse, right? तो synapse क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शनल कॉन्टैक्ट है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, दो न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान जो फंक्शनल कॉन्टैक्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं कि ये साइनैप्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अब हम साइनैप्स की देखते हैं। एक इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है, दूसरी इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द मैथड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सोडेंड्रिटिक साइनैप्सेस होते हैं जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ साइनैप्सेस हैं। इसके अलावा एक्सोसोमेटिक साइनैप्सेस, एक्सोनिक साइनैप्सेस, डेंड्रोसोमेटिक साइनैप्सेस, सोमेटोसोमेटिक साइनैप्सेस, डेंड्रोडेंड्रिटिक साइनैप्सेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो कि डिपेंड करती है ऑन द मेथड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस होती हैं। एक है केमिकल साइनैप्स, दूसरी इलेक्ट्रिकल और तीसरी मिक्स साइनैप्सेस। ठीक है, पहले हम देखेंगे पहले तो डिफरेंस करेंगे बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और मिक्स साइनैप्स हम उसे कहते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्सेस होंगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अबाउट मिक्स साइनैप्स। तो अब बेसिकली हम डिटेल में देखते हैं अबाउट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ठीक है, केमिकल साइनैप्स सबसे कॉमन टाइप ऑफ साइनैप्स है और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स लेस कॉमन है। ठीक है, केमिकल साइनैप्स में जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है दैट इज़ वाई न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शंस के ज़रिए सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, जो केमिकल साइनैप्स है ना ये यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसकी रीज़न यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है कि यूनि डायरेक्शनल इस वजह से होती है क्योंकि हमेशा केमिकल साइनैप्स में एक ही डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसमिशन होती है। क्यों? क्योंकि जो सब साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स नहीं होते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। इसलिए केमिकल साइनैप्सेस की यूनि डायरेक्शनल जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस की बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है, इट इज़ अगेन एन एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद केमिकल साइनैप्स में जो साइनैप्टिक डिले होता है दैट इज़ अबाउट 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो हमारे पास साइनैप्टिक डिले है दैट देयर इज़ नो साइनैप्टिक डिले। ठीक है, एग्जांपल जो है केमिकल साइनैप्स की वो है, उसमें हमारे पास आ जाती हैं एसिटाइलकोलिन्स, गैबा, कैटेकोलामीन्स। ठीक है, बाद में आप डिटेल में देखेंगे। वैसे एसिटाइलकोलिन इट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, गैबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कैटेकोलामीन्स एक्ट्स बोथ एज एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, राइट। देन यू गो विद इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, राइट। तो अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ अ साइनैप्स। ठीक है, तो जो है हमारे पास साइनैप्स होता है ना उसका एक प्री साइनैप्टिक टर्मिनल होता है, ये देखेंगे प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है। उसके बाद साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, ये देखें साइनैप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनैप्टिक टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट इज योर पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ये ठीक है, ये पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं आपका प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल को हम टर्मिनल नॉब्स या फिर सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियाज नज़र आएंगे। ठीक है, जो कि एटीपीज प्रोवाइड करेंगे। देखिए इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में आपको माइटोकॉन्ड्रियाज नज़र आ रहे हैं जो कि एटीपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं यहाँ पे, ये देखें ट्रांसमीटर वेसिकल्स यानी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये जो गोल गोल हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है बेसिकली ये गैप है बिटवीन साइनैप्टिक टर्मिनल, प्री साइनैप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इट इज़ अ गैप बिटवीन प्री साइनैप्टिक टर्मिनल पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसे हमने साइनैप्टिक क्लेफ्ट का है। इसकी विड्थ कितनी होती है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, ये एमसीक्यू है, अगेन इसे आपने याद रखना है। ठीक है, देन पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसमें आपको रिसेप्टिव प्रोटीन्स नज़र आएंगी। देखिए ये रिसेप्टिव प्रोटीन्स आपको इसकी मेम्ब्रेन पे नज़र आ रही हैं, इन्हें हम डॉकिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, इन डॉकिंग प्रोटीन्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बाइंडिंग कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा जो है उसे हम आइनोफोर या फिर जी प्रोटीन कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है, भी कहते हैं।
ठीक है, जो जिन्हें हम सेकंड मैसेंजर जी एंजाइम्स कंटेनिंग जी प्रोटीन्स को हम सेकंड मैसेंजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये बाइंडिंग साइट्स, इनके पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और जो आयनोफोर्स होते हैं इनके पास आयन चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन वगैरह के आयन चैनल्स, और आयनोफोर भी हो सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया एंजाइम कंटेनिंग जी प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो कि सेकेंड मैसेंजर के सिस्टम के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द साइनेप्स। अब हम देखेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसमें होता क्या है हमारे पास कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन का अक्रॉस द साइनैप्स के अक्रॉस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसमें हमारे पास होता ये है कि जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे आता है ना, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि मेम्ब्रेन हमारी डीपोलराइज हो जाएगी। ये जो मेम्ब्रेन है ना एक्सॉन की, ये डीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो कैल्शियम अंदर आया। ठीक है, इसने आके सिग्नल्स दिए सिनैप्टिक वेसिकल्स को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सिनैप्टिक वेसिकल्स जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वाया दिस डॉकिंग प्रोटीन आके बाइंड कर गए। इस डॉकिंग प्रोटीन के ज़रिए ये सिनैप्टिक वेसिकल्स आके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड कर गए। ठीक है, अब जब ये बाइंड कर गए तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होगा सिनैप्टिक वेसिकल्स से। ठीक है, इनटू द सिनैप्टिक क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर डिफ्यूज़ करेंगे अक्रॉस द सिनैप्टिक क्लेफ्ट एंड दे विल बाइंड the receptor proteins on the post synaptic membrane। ठीक है, और इस तरह जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि अफेक्ट करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। ठीक है, कुछ फैक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, कुछ फैक्टर्स हमारे पास डिक्रीज़ करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। जो इंक्रीज़ करते हैं उनमें हमारे पास है एल्कलोसिस, कैफीन या थियोफाइलिन। ठीक है, और जो फैक्टर्स डिक्रीज़ करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में वो हैं एसिडोसिस, हाइपोक्सिया या एनेस्थीसिया। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब हम देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो हमारे पास आयन चैनल्स ओपन अप होंगे, उसकी वजह से एक लोकलाइज चेंज होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो सकता है, ईदर इट मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम दोनों के दरमियान डिफरेंस अभी देखते हैं। जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये आपको तब नज़र आता है जब मेम्ब्रेन जो है, जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेड होगा। ठीक है, और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब नज़र आएगा जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो इनहिबिटेड होगा। ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, यहाँ पे हमारे पास इनहिबिटरी में पोटेशियम और क्लोरीन चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की। ठीक है, और इस वजह से हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो इनहिबिट हो जाएगा, उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है इसमें क्या है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव होता है, यानी वो -65 मिली वोल्ट से -45 मिली वोल्ट पे आ जाता है। ठीक है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास मोर नेगेटिव होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये -65 से -70 या फिर इवन -75 मिली वोल्ट तक भी ये जा सकता है। ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास जो है ये हम अगर देखें तो इट रिजेंबल्स विद द एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, बट इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट रिजेंबल द एंड प्लेट पोटेंशियल। राइट, जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ पे फर्दर ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम द साइनेप्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो साइनेप्स के ज़रिए ट्रांसमिशन हो रही होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, लेकिन इनहिबिटरी के केस में साइनेप्स के क्रॉस ट्रांसमिशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, उसमें हमारे पास एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन ग्लूटामेट आ जाता है। ठीक है, और जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास ग्लाइसिन, गैबा और सेरोटोनिन आ जाता है। ठीक है,
यहाँ पे उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि कुछ ड्रग्स जो हैं ये इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉज करते हैं वाया द ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल्स इन द सिनेप्सिस, ठीक है, जिसकी वजह से जब क्लोरीन चैनल्स ओपन होंगे तो हाइपरपोलराइजेशन होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा कि इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की, अब हम वो देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम देखेंगे डेल्स लॉ या डेल्स प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि हर न्यूरॉन जो है वो एक ही टाइप का सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, ठीक है। एट ऑल ऑफ इट्स सेपरेट टर्मिनल्स हर न्यूरॉन हमेशा एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ नहीं करता। सो दिस इज़ द डेल्स लॉ या डेल्स प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेल मेजेंडी लॉ या लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। इसके मुताबिक क्या है कि ये जो कंडक्शन होती है अक्रॉस द साइनैप्स वो हमेशा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन की तरफ ही जाती है, कोई रिवर्स गेयर नहीं हो सकता। पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन से प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन की तरफ नहीं कंडक्शन हो सकती, ठीक है, हमेशा प्री साइनैप्टिक से पोस्ट साइनैप्टिक की तरफ ही कनेक्शन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बेल मेजेंडी लॉ या लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन सेज, ठीक है। उसके बाद साइनैप्टिक डिले क्या है कि अगर साइनैप्स पे जो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन के इवेंट्स में कोई डिले आ जाए तो उसे हम साइनैप्टिक डिले कहते हैं, ठीक है, और ये मोस्टली कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है साइनैप्टिक ट्रांसमिशन की दैट इज़ द फटीग ऑफ साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। अगर हमारे पास जो इम्पल्सेस है वो कंडक्ट होती हैं थ्रू अ साइनैप्स रिपीटेडली, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फटीग जनरेट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द डिप्लीशन या इनएक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा एक जो प्रोटेक्टिव नेचर है उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव नेचर के तौर पे एक्ट करेगा और हमारे पास जो एपिलेप्टिक फिट्स हैं उसकी टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फटीग ऑफ साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। जब आपके इम्पल्सेस जो कंडक्ट हो रही हैं रिपीटेडली फटीग की वजह से क्या होता है कि वो इनएक्टिवेशन जो है रिसेप्टर्स की हो जाती है ऑन द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, उस ड्यू टू फटीग, ठीक है। तो उसकी वजह से बेसिकली एक प्रोटेक्टिव नेचर हमारे पास क्रिएट होती है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समेशन है, समेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास टेम्पोरल समेशन और स्पेशल समेशन आ जाते हैं, ठीक है। समेशन बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो हैं वो उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड अप हो जाते हैं तो बेसिकली उसे हम कहते हैं कि ये समेशन है, ठीक है। सब थ्रेशोल्ड जो हमारे पास स्टिमुलाई हैं उनके जब इफेक्ट्स ऐड अप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड समेशन। दो टू टाइप्स ऑफ समेशन होते हैं इन केस ऑफ साइनैप्स, टेम्पोरल एंड स्पेशल। जो टेम्पोरल समेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक साइनैप्स है, एक ही साइनैप्स है, ठीक है, और वहाँ पे रिपीटेडली इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है, तो तब जो इफेक्ट्स ऐड अप होंगे उसे हम कहेंगे कि ये टेम्पोरल समेशन। देखें एक ही साइनैप्स है ना, ये देखें एक ही साइनैप्स है, यहाँ पे रिपीटेडली आप क्या कर रहे हैं कि इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ही साइनैप्स पे, तो तब जो हमारे पास इफेक्ट्स ऐड होंगे दे विल क्रिएट टेम्पोरल समेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें स्पेशल समेशन में, यहाँ पे आपको बहुत सारे साइनैप्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइनैप्सेस आर प्रेजेंट और साइमल्टेनियसली जब यहाँ पे इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इम्पल्सेस ट्रांसमिट करें ऑन अ नंबर ऑफ सिनेप्सिस, तो तब जो इफेक्ट्स ऐड अप होंगे उसकी वजह से हमारे पास स्पेशल समेशन जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। ये देखें एक्शन पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन इस जगह पे है दोनों में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि टेम्पोरल समेशन में हमेशा जब सेकंड स्टिमुलस जो है वो फॉल करेगा तो उस टाइम पे जो फर्स्ट स्टिमुलस होगा वो अभी उधर ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सेकंड स्टिमुलस जो है वो फॉल करेगा तो फर्स्ट जो स्टिमुलस होगा वो प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़
कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस क्या है कि जब ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो टर्मिनेट करते हैं एक सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। देखें बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एक सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे टर्मिनेट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और जब एक ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिशन क्या है कि अगर नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में कोई ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, इट मे बी एट प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और इट मे बी एट पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, तो उससे हम क्या कह देंगे, दिस इज़ इनहिबिशन। अगर प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है तो उससे क्या होगा, बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ है ना वो इनहिबिट होती है, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इनहिबिट कर देते हैं आपके रिसेप्टर्स को जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इनहिबिशन। उसके बाद ऑक्लूजन है। ऑक्लूजन क्या है, जब दो नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ऑफ दीज नर्व्स, ठीक है। जो सम ऑफ रिस्पॉन्सेज है इन दो नर्व्स का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये ऑक्लूजन है, ठीक है। फिर है हमारे पास पोस्ट टेटनिक फैसिलिटेशन या पोटेंशिएशन, ठीक है। इसमें हमारे पास वो ये कहते हैं कि अगर इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट होती हैं रैपिडली, ठीक है, उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं, फिर दोबारा उसकी कंडक्शन शुरू कराते हैं, ठीक है, उसी नर्व या न्यूरॉन्स के दरमियान से दोबारा कंडक्शन शुरू कराते हैं, ठीक है। तो तब जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा ना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे वो इंक्रीज रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। यानी पहले हमने कंडक्शन कराई, फिर रैपिडली कंडक्शन कराई, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया, यानी रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर टेस्ट। पहले कंडक्शन बहुत रैपिडली कराई, फिर उससे थोड़ा सा रेस्ट दिया, फिर दोबारा जब कंडक्शन हमने इंड्यूस कराई उसमें, तो हमने देखा कि रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है एट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो इसको हमने क्या कह दिया कि दिस इज़ पोस्ट टेटनिक फैसिलिटेशन या पोटेंशिएशन, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास बेसिकली एक्सेस कैल्शियम जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इट इज़ एन MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। और इसकी वजह से इस पोस्ट टेटनिक फैसिलिटेशन या पोटेंशिएशन की ये इंपॉर्टेंस है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है CNS की उसके मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं जी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एफरेंट न्यूरॉन्स के एंड्स पर नज़र आएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली माइनर चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब हम क्लासीफाई करते हैं रिसेप्टर्स को अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। वन बाय वन हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो हम एक्सटीरियर रिसेप्टर्स और इंटीरियर रिसेप्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्स देते हैं टू द स्टिमुलस जो कि आपकी बॉडी के बाहर होता है, बाहर से जो आपकी बॉडी के बाहर से जो स्टिमुलस दिया जाता है ना उसको जो रिस्पॉन्स जो रिसेप्टर्स शो करते हैं दे आर एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल में टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो कि टच, प्रेशर, पेन वगैरह को सेंस करते हैं। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट स्मेल वगैरह को सेंस करते हैं। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स जो विजन को सेंस करता है, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन रिसेप्टर्स में वो है इंटीरो रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स शो करेंगे टू द स्टिमुलस जो कि आपकी बॉडी के अंदर से राइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आपके पास विजुअल रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स, मसल स्पिंडल्स, बेरो रिसेप्टर्स, वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिकल बेसिस। हिस्टोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, इनकैप्सुलेटेड एंड नॉन इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर। जो इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं ये वाइड वेरिएशन इन साइज एंड शेप शो करते हैं, बल्कि जो कि नॉन इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स शो नहीं करते वाइड वेरिएशन, ठीक है, इन साइज एंड शेप, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय कैप्सूल, एज द नेम इज शोइंग दे आर इनकैप्सुलेटेड, सो इनके इर्द गिर्द कैप्सूल होगा। नॉन इनकैप्सुलेटेड में कैप्सूलर कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल में इनकैप्सुलेटेड में हमारे पास एग्जांपल्स है मीजनर कॉर्पसल, पेसिनियन एंड क्रॉस कॉर्पसल्स, ठीक है।
नॉन इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, मर्कल डिस्क्स एंड रफिनीज एंड ऑर्गन, ठीक है। फिर हम टाइप ऑफ स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनो रिसेप्टर्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी में मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली दे रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी रिसेप्टर मेम्ब्रेन या टिश्यू में अगर कोई मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो गई तो उसको जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। और एग्जांपल्स में इन रिसेप्टर्स की आपको स्किन और डीप टिश्यूज़ में, मसल्स में, इंटरनल लेयर में, और बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैकेनो रिसेप्टर्स नजर आएंगे। स्किन और डीप टिश्यूज़ में जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उनमें फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, मर्कल डिस्क, मीजर्स, रफनीज और क्रॉस कॉर्पस्कल्स। इसके अलावा मसल्स में आपको मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। रिसेप्टर्स जो इंटरनल ईयर में उसमें आपके पास ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, मैक्यूला और वेस्टिबुलर एपरेटस होगा, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स जो है हमारे पास, थर्मो रिसेप्टर्स जो है रिस्पॉन्ड, जैसे कि नाम बता रहे हो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा। और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास कोल्ड एंड वार्मथ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिसेप्टर्स हैं वो हैं नोसी रिसेप्टर्स, ठीक है। नोसी रिसेप्टर्स ये रिस्पॉन्स शो करेंगे टू द नॉक्शियस स्टिमुलस, ठीक है, जो कि आपके टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। और फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि नोसी रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये केमिकल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे, एज द नेम इज शोइंग कीमो फॉर केमिकल चेंजेस, ठीक है। और कीमो रिसेप्टर्स आपके कैरोटिक बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कीमो सेंसिटिव एरिया है दे एक्ट एज कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। जो आपके टेस्ट रिसेप्टर्स और फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं दे ऑल आर कीमो रिसेप्टर्स। के अलावा जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं दे आर कीमो रिसेप्टर्स। जो आपके स्टाइटी सेंटर इन हाइपोथैलेमस में ग्लूकोस्टैट सेल्स हैं दे आर द कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स है कीमो रिसेप्टर्स की। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास रॉड एंड कोन्स जो रेटिना में होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द जनरल सेंसेस। जनरल सेंसेस के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में, क्यूटेनियस, प्रोप्रियोसेप्टर एंड विजुअल रिसेप्टर्स, ठीक है। जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं ये टच के लिए होते हैं, प्रेशर, कोल्ड, हीट और पेन के लिए होते हैं। जो टच के लिए होते हैं दे आर टेक्टाइल कॉर्पस्कल्स, प्रेशर के लिए पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, कोल्ड के लिए एंड ऑर्गन ऑफ क्रॉस, हीट के लिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और रफिनी होती है, और पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होती हैं इनमें हमारे पास मसल स्पेंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है। विसुअल रिसेप्टर्स में हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बेरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द स्पेशल सेंसेस हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास विजन के लिए रॉड्स एंड कोन्स हैं और हेयरिंग के लिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है। और केमिकल रिसेप्टर्स में हमारे पास टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट बड्स हैं, और स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन, उनकी सेंसरी मोडिलिटी और एडेप्टेशन के ऊपर ओवरव्यू दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेटेड फॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसमें बेसिकली डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन मर्कल डिस्क एंड मीजनर कॉर्पस्कल। तो आपने इन दोनों के दरमियान इनके लोकेशन, सेंसरी मोडिलिटी, एडेप्टेशन, रिसेप्टर्स के दरमियान डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम सबको देखते हैं स्टार्टिंग विथ फ्री नर्व एंडिंग्स। तो फ्री नर्व एंडिंग्स कहाँ पे होती हैं, एपिडर्मिस में, गट में, बोन में, कॉर्निया में, डर्मिस में, लिगामेंट्स में होती हैं। और ये इसकी क्या सेंसरी मोडिलिटी है, यानी ये किस चीज़ को सेंस करता है, पेन को, टच को, थ्रू टच को, हीट को, प्रेशर को, कोल्ड को, टिकल और इच को, इचिंग सेंसेशन को, ठीक है। और इसकी अडेप्टेशन बहुत रैपिड है, ठीक है। जो मर्कल डिस्क है ये एक्सपेंडेड टिप रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये हेयरलेस स्किन में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इनकी सेंसरी मोडिलिटी ऐसी है कि ये टच, प्रेशर वगैरह को सेंस करते हैं और स्लो अडेप्टेशन होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं दे आर द हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स। ये हेयरी स्किन में ऑब्वियसली नज़र आएंगे और इनकी सेंसरी मोडिलिटी है टच और
ये रैपिडली अडाप्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मीजनर्स कॉर्पसल्स, ठीक है। मीजनर्स कॉर्पसल्स जो हैं ये आपको डर्नल जो पाम और सोल के स्किन में जो डर्मल पेपिलाज होंगे ना वहाँ पे नजर आएंगे। इसके अलावा निपल में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी नजर आएंगे, ठीक है। ये टच टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, जो 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, उसमें बेसिकली सेंसेशन में हेल्प करती हैं। उसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन वगैरह की सेंसेशन को रिकग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। इनकी रैपिड अडेप्टेशन होती है। पेसियन कॉर्पसल्स जो हैं ये जब आप कट सेक्शन में देखते हैं तो इनकी अनियन लाइक शक्ल होती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होती हैं? डर्मिस में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स, कैप्सूल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेरिटोनियम वगैरह में होती हैं, ठीक है। और इनकी जो सेंसर में डलती है दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन और रैपिडली ये अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है। रफिनीज कॉर्पसल्स जो हैं ये आपको हेयरी स्किन के डर्मिस में नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अलावा लिगमेंट्स और जॉइंट्स में भी नज़र आएंगी, ठीक है। ये फिर हमारे पास सेंसरी मोडेलिटी या इनका जो फंक्शन है दैट इज़ वार्म सेंसेशन, जो कि स्किन के स्ट्रेच होने पे जो आपको फील होती है दैट इज़ ड्यू टू रफनी कॉर्पसल्स, और ये स्लोली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉस कॉर्पसल्स जो हैं ये आपको कंजंक्टिवा, लिप्स, टंग और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नज़र आएंगी, ठीक है। ये कोल्ड को जो है वो सेंस करते हैं और ये रैपिडली अडेप्ट करते हैं। जो न्यूरो मस्कुलर और न्यूरो टेंडनस स्पिंडल्स हैं ये आपको स्केलेटल मसल्स और मसल टेंडन्स में नज़र आएंगे, यानी गोल्जी टेंडन एपरेटस में नज़र आएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि ये स्ट्रेच जो है उसे स्ट्रेच जो आपकी सेंसेशन है उसको ये सेंस करेंगे। इसके अलावा कंप्रेशन जो है मसल टेंशन वगैरह को ये जो है सेंस करेंगे और ये फास्टली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके पास डायग्राम्स हैं ऑफ ऑल दीज रिसेप्टर्स, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास हैं मसल स्पिंडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है, ठीक है। मसल स्पिंडल हमारे पास बेसिकली एज द नेम इज शोइंग कि ये स्पिंडल शेप्ड होगा, ठीक है। कि एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो मसल की बेली में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आएगा, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली ये इन्वॉल्व है इन मसल स्ट्रेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। मसल लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेंथ में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी ये इंफॉर्मेशन भेजता है नर्वस सिस्टम को रिगार्डिंग मसल लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मसल स्पिंडल है ना, ये मैंने आपको बताया स्पिंडल शेप्ड है। इसको कवर किया होता है कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल ने, ठीक है। ये देखें कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ है, कैप्सूल सराउंडिंग स्पिंडल जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर आपको 6 से 14 स्लेंडर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स नज़र आएंगे। ये देखें ये स्लेंडर जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, बेसिकली दे आर द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। ये थिन सी होती हैं इसलिए हमने इनको कहा है स्लेंडर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। 6 to 14 स्लेंडर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स आपको कैप्सूल के अंदर नज़र आएंगी, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी मसल फाइबर्स इस मसल स्पिंडल से बाहर नज़र आ रही है ना, दे आर द एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, ठीक है। अब इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को हम डिटेल में देखते हैं। जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है ना, इनके एंड पोर्शंस पे कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना इन इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का, उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए सेंट्रल पोर्शन को हम रिसेप्टर पोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इंट्राफ्यूजल जो मसल फाइबर्स हैं इनकी हम 2 टाइप्स देखेंगे। एक होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और दूसरा न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं ये हमारे पास ये देखें ये हैं जो सेंटर में न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं और ये न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं ना हमारे पास ये 1 to 3 इन नंबर होते हैं। ये देखिए 1 से लेके 3 तक होते हैं इन नंबर, ठीक है। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं दे आर 3 to 9 इन नंबर। ये हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, ठीक है। दे आर 3 to 9 इन नंबर्स, ठीक है।
जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स हैं इनका जो सेंट्रल डायलेटेड पोर्शन है, ये देखिए सेंट्रल डायलेटेड पोर्शन में आपको न्यूक्लियाई नज़र आएंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं इनके एंड्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं आपके न्यूक्लियर बैक फाइबर्स के साथ। ये देखिए जो एंड्स हैं ये न्यूक्लियर बैक फाइबर्स के साथ अटैच्ड हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के एंड्स न्यूक्लियर बैक फाइबर्स के साथ अटैच्ड हैं। जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स हैं ये लार्जर होते हैं इन डायमीटर, यानी ये थिक होते हैं। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं इनका डायमीटर जो है वो कम होता है, यानी ये थिन होते हैं। ये देखिए न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, पतले पतले हैं, स्लेंडर हैं, तो दे आर थिन, दे आर लेस इन डायमीटर, ठीक है। और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स जो हैं दे आर लार्जर इन डायमीटर, दे आर थिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि कुछ प्राइमरी या एनुलोस्पाइरल एंडिंग्स होती हैं और कुछ हमारे पास सेकेंडरी या फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स होती हैं। जो प्राइमरी या एनुलोस्पाइरल एंडिंग्स हैं ये आपको दोनों जो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के सेंट्रल पोर्शंस हैं उनके अराउंड नज़र आएंगे। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी या फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स हैं ये आपको सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के एंड्स पे नज़र आएंगे, ठीक है। जो प्राइमरी एनुलोस्पाइरल एंडिंग्स हैं इसमें आपको टाइप 1A फाइबर्स नज़र आएंगे, लेकिन इन एंडिंग्स में जो सेकेंडरी या फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स हैं इनमें आपको टाइप 2 नर्व फाइबर्स नजर आएंगे। इनकी कंडक्शन वेलोसिटी 70 से 120 मीटर पर सेकेंड है और इनकी 30 से 70 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मोटर या इफरेंट नर्व एंडिंग्स इन मसल स्पिंडल्स की हम वो देख लेते हैं। यानी इन मसल स्पिंडल्स को कौन सी नर्व एंडिंग्स जो हैं मोटर नर्व एंडिंग्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं। तो 2 टाइप्स हैं, एक है बीटा एफरेंट्स और दूसरा है गैमा एफरेंट्स, ठीक है। जो बीटा एफरेंट्स हैं ये बेसिकली लार्ज मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और ये दोनों इंट्राफ्यूजर एक्स्ट्राफ्यूजर फाइबर्स को इनर्वेट करती हैं। लेकिन जो गैमा एफरेंट्स हैं ये सिर्फ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एंड पोर्शंस को ही सप्लाई करेंगी, ठीक है। इनकी कंडक्शन वेलोसिटी 15 से 30 मीटर पर सेकेंड तक होती है और ये बेसिकली जो स्पाइनल नर्व का वेंट्रल रूट है उसमें 30% नर्व फाइबर्स में जो है ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, गैमा एफरेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।